हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सो यूजीसी नेट मैनेजमेंट 2023 में जितने भी क्वेश्चंस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाले यूनिट से पूछे गए थे, आज इस लेक्चर में उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशंस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्वेश्चंस। So first question is on your screen now. LC Gupta's sickness prediction model primarily focused on which of the following? So देखिए LC गुप्ता का एक मॉडल है सिकनेस प्रेडिक्शन मॉडल, वो प्राइमरली किसके ऊपर फोकस करता है ये हमें यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। पहला है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सेकंड इज सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल लेवल्स, थर्ड इज EBIT एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, एंड फोर्थ इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड डेट। तो देखिए जो एलसी गुप्ता का सिकनेस प्रेडिक्शन मॉडल है, ये प्रेडिक्ट करता है इंडस्ट्रियल सिकनेस को। सो हमसे पूछा जा रहा है कि प्राइमरली किसके ऊपर फोकस करता है। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे पास हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज EBIT एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर हमारा मॉडल है, ये फाइनेंशियल रेशियोज के बेस के ऊपर है, यानी कि फाइनेंशियल रेशियो पे बेस्ड है। तो यहाँ से हम रेशियोज जो है वो निकाल सकते हैं, बाकी कहीं से भी रेशियोज हमारे नहीं आएंगे, तो फाइनेंशियल रेशियोज के ऊपर बेस्ड है, इसलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल्स, काफी डीप जाके पूछा हुआ था, तो हम इसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं। सो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि एलसी गुप्ता सिकनेस प्रेडिक्शन मॉडल ये है क्या। तो देखिए एलसी गुप्ता सिकनेस प्रेडिक्शन मॉडल ये एक स्टेटिस्टिकल मॉडल है, जिसकी हेल्प से हम ये चेक करते हैं कि एक कंपनी सिक हो सकती है या नहीं हो सकती है, कितने चांसेस हैं कि एक कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी। इस पर्टिकुलर मॉडल को डेवलप करा था एलसी गुप्ता ने, जो कि एक रिनाउंड इंडियन इकोनॉमिस्ट है, और ये मॉडल जो है वो वाइडली यूज करा जाता है इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ये मॉडल बेस्ड है फाइनेंशियल रेशियोज के ऊपर, इसमें फाइनेंशियल रेशियोज का हम यूज करते हैं, और साथ में डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी यूज करा जाता है टू प्रेडिक्ट कि एक कंपनी सिक हो सकती है या नहीं हो सकती, इंसॉल्वेंट होने के उसके कितने चांसेस हैं, राइट। और ये फाइनेंशियल रेशियोज जो इस पर्टिकुलर मॉडल में यूज करे जाते हैं, तो सारे ही फाइनेंशियल रेशियोज बेसिकली यहाँ पर यूज करे जाते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी रेशियोज, लेवरेज रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड एक्टिविटी रेशियोज। Next question is, entrepreneur is an innovator playing the role of dynamic businessman adding material growth to the economic development is articulated by। So देखिए एक स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दी गई है कि इस स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि entrepreneur एक इनोवेटर है जो डायनामिक बिजनेसमैन का रोल प्ले करता है और मटेरियल ग्रोथ ऐड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इस स्टेटमेंट को किसने बोला था? सो आपके ऑप्शंस हैं पोर्टर, लिचटेंस्टाइन एंड लायंस, जोसेफ्स कंपीटर एंड शेन। देखिए अगर आपने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ी है एंटरप्रेन्योरशिप की, जहां पर हम एंटरप्रेन्योरशिप की वेरियस थ्योरीज पढ़ते हैं, सो आपको पता होगा कि जो इनोवेशन के ऊपर फोकस है एंटरप्रेन्योरशिप में, तो सबसे ज्यादा किसने किया था? वो किया था जोसेफ्स कंपीटर ने। इन्होंने एक इनोवेशन थ्योरी भी दी एंटरप्रेन्योरशिप की, इसलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 3 जोसेफ कंपीटर। तो देखिए ये चीज यहाँ पर क्लास में भी कवर थी, थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में यहाँ पर इनोवेशन थ्योरी है कंप्यूटर की। तो अगर आपको इनोवेशन थ्योरी के बारे में पता है तो आप कंप्यूटर यहाँ पर मार्क कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने इनोवेशन के ऊपर काफी फोकस करा था। और इन्होंने क्या बोला ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। सो इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को एक कैटलिस्ट के तौर पर देखा, जो डिसरप्ट करती है स्टेशनरी सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी को, राइट। और जो डेवलपमेंट है उसकी जो प्रोसेस है उसमें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है एंटरप्रेन्योरशिप, ये इनोवेशन थ्योरी में कंप्यूटर ने कहा। कंसेप्ट ऑफ इनोवेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एज ए की फैक्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप, और साथ में इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को एक क्रिएटिव एक्टिविटी के रूप में भी यहाँ पर डिफाइन किया। इन्होंने अपनी थ्योरी में जो कंसेप्ट ऑफ इनोवेशन है वो दिया, और उसके 5 फंक्शन दिए, यानी कि 5 तरह से इनोवेशन एक एंटरप्रेन्योर कर सकता है। इन्होंने कहा कि या तो आप एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दीजिए मार्केट में, इससे आपकी इनोवेशन हो जाएगी, या फिर आप एक नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन निकाल दीजिए जिससे आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, उसको भी हम इनोवेशन बोलेंगे, या फिर आपको जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी को आप सेल कर दो किसी नए मार्केट में जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। आपने इस तरह से प्रोडक्ट को बनाया, इस तरह से उसको डिजाइन किया कि उसका एक नया मार्केट ही क्रिएट हो गया। या फिर आप रॉ मटेरियल सप्लाई का कोई नया सोर्स ढूंढ लीजिए, या फिर आप नए तरीके से अपनी कंपनी को चलाइए, यानी कि नई तरह से ऑर्गेनाइजेशन को कैरी आउट करिए। तो इन 5 तरीकों से एक एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन कर सकता है, ये इस इनोवेशन थ्योरी में इन्होंने बताया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड इंटरलॉकिंग एलिमेंट्स ऑफ ए वर्सेटाइल बिजनेस मॉडल। सो देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्सेटाइल बिजनेस मॉडल के इंटरलॉकिंग एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। अब वर्सेटाइल बिजनेस मॉडल होता क्या है। तो देखो वर्सेटाइल बिजनेस मॉडल का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो फ्लेक्सिबल हो, राइट, जो जिसे हम चेंज कर सकें जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा, राइट। तो देखिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो काफी डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है। कंज्यूमर्स की जो नीड्स एंड वांट्स हैं, जो उनके प्रेफरेंसेस हैं, वो चेंज होते रहते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से हमें बिजनेस मॉडल को भी चेंज करना होता है। सो ऐसा बिजनेस मॉडल जिसे हम चेंज कर पाए एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द कंज्यूमर एंड मार्केट, उसको हम बोलते हैं वर्सेटाइल बिजनेस मॉडल, राइट। तो उसके इंटरलॉकिंग एलिमेंट्स क्या क्या होंगे ये हमें बताना है। 5 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले है रेगुलेटरी सपोर्ट एंड प्रमोटर एक्सपीरियंस, बी इज customer value proposition, C is financial resources and cost sheets, D is key resources and processes, and E is profit formula, right? So most appropriate answer हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो सबसे पहले है रेगुलेटरी सपोर्ट एंड प्रमोटर एक्सपीरियंस। देखिए बिल्कुल इरेलीवेंट स्टेटमेंट है, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, यस इट इज एन इंटरलॉकिंग एलिमेंट ऑफ वर्सेटाइल बिजनेस मॉडल। अब वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है। वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो एक पर्टिकुलर कंपनी ऑफर कर रही है अपने कंज्यूमर को, उसको बेसिकली हम वैल्यू प्रोपोजिशन बोल देते हैं। यानी कि किस तरह से आप वैल्यू क्रिएट करोगे अपने कंज्यूमर के लिए, दैट इज कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन। तो यस एक बिजनेस की जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो ऐसी होनी चाहिए जिसे आप चेंज कर सको एज पर द चेंजिंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर एंड द मार्केट, राइट। इसके बाद है फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड कॉस्ट शीट। इसका भी फ्लेक्सिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो सी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है की रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस। तो एक कंपनी की जो की रिसोर्सेज हैं, राइट, और जो की प्रोसेसेस हैं वो भी डायनामिक होने चाहिए। उनको भी इस तरह से डिजाइन एक कंपनी को करना है, एक बिजनेस को करना है कि जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा हम अपने प्रोसेसेस को भी चेंज कर देंगे। सो डी इज आल्सो ए पार्ट ऑफ वर्सेटाइल बिजनेस मॉडल। एंड नेक्स्ट इज प्रॉफिट फॉर्मूला। सो दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ वर्सेटाइल बिजनेस मॉडल। प्रॉफिट फॉर्मूला का मतलब क्या है। तो देखिए जो वर्सेटाइल बिजनेस मॉडल है ये प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। आप फ्लेक्सिबल हैं, जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है आप भी चेंज हो रहे हो, सो वहां से प्रॉफिट भी आना चाहिए, यानी कि रेवेन्यू का एलिमेंट भी वहां पर होना चाहिए। हमारा वर्सेटाइल बिजनेस मॉडल इट मस्ट बी प्रॉफिटेबल। तो इसलिए जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज बी डी एंड ई ओनली। देखिए जो क्वेश्चन था ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस मॉडल। सो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हैं। Next question is which of the following are constitute for government interventions to support entrepreneurship and small firms। तो देखिए स्टेटमेंट में बेसिकली ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट किस किस तरह से entrepreneurs को और स्मॉल फर्म्स को सपोर्ट करती है, किस किस तरह के इंटरवेंशंस को गवर्नमेंट लेकर के आती है, ये बेसिकली हमें यहाँ पर बताना है। अगेन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें यहाँ पर मार्क करना है। 5 ऑप्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहले है स्टिमुलेट डिमांड एंड न्यू वेंचर्स क्रिएशन इन एमर्जिंग सेक्टर्स, बी इज डिसेंट्रलाइज्ड एसेट ओनरशिप एंड पीपल पार्टिसिपेशन, C is help firms to adopt new technology to avoid market failure, D is supporting women participation in business and high-tech firms, and E is export promotion and currency stabilization। तो देखिए बारी बारी से इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले है स्टिमुलेट डिमांड एंड न्यू वेंचर क्रिएशन इन द एमर्जिंग सेक्टर्स। तो यस गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को और स्मॉल फर्म्स को जो है वो सपोर्ट करती है बाय स्टिमुलेटिंग डिमांड एंड न्यू वेंचर क्रिएशन इन द एमर्जिंग सेक्टर। जो भी एमर्जिंग सेक्टर्स होते हैं वहां पर डिमांड को स्टिमुलेट करने का काम जो है वो गवर्नमेंट करती है, इस तरह के इंटरवेंशंस लेकर के आती है। सो ए स्टेटमेंट यहाँ पर होगी। बी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें सो डिसेंट्रलाइज्ड एसेट ओनरशिप एंड पीपल पार्टिसिपेशन। देखिए ये गवर्नमेंट का काम नहीं है बेसिकली, राइट। सी है हेल्प फर्म्स टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी टू अवॉइड मार्केट फेलियर। तो यस जो भी स्मॉल फर्म्स हैं, एमएसएमईज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी हेल्प करती है गवर्नमेंट टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी सो दैट उनका जो है वो फेलियर ना हो जाए मार्केट में। सो देखिए सी भी आएगा। इसके अलावा डी है सपोर्टिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन बिजनेस एंड हाई टेक फर्म्स। तो बिजनेस में वुमेन पार्टिसिपेशन को प्रमोट भी गवर्नमेंट करती है, इस चीज को सपोर्ट भी करती है। तो देखिए डी भी यहाँ पर आएगा, राइट। तो यहीं से हमारा आंसर बन गया, दैट इज ए सी डी ओनली, राइट। तो देखिए यहाँ पर ई ऑप्शन में दिया गया है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड करेंसी स्टेबलाइजेशन। तो देखिए करती तो गवर्नमेंट ये भी है, कंपनी एक्सपोर्ट प्रमोशन भी करती है, तो टेक्निकली तो देखिए ई भी आना चाहिए। लेकिन ये जरूरी है कि ए और सी भी हमारे आंसर में आए। तो अगर ए और सी हमें लेना है, राइट, सो देखिए यहाँ पर
पहला ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता, राइट, क्योंकि बी नहीं होगा। इसके अलावा सेकंड भी नहीं हो सकता, फोर्थ भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, वी हैव टू गो विद द ऑप्शन नंबर 3 विच इज ए सी डी ओनली। अदरवाइज हम ऐसे जनरली बात करें तो एक्सपोर्ट प्रमोशन भी गवर्नमेंट करती है। सो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्लास में भी कवर था, बेस ऑफ हेल्पिंग एमएसएमईज, तो ये अगर आपने पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पर कर सकते थे। Next question is Indian National Strategy for Financial Inclusion 2019-24 aims at। So देखिए इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है फाइनेंशियल इंक्लूजन, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो 2019 से 24 तक चल रही है, इसका टाइम पीरियड है, वो किसके ऊपर एम करती है, यानी कि उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमें यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए 5 ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, 5 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। पहली है ब्रॉडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। B is digitization and seamless facilitation of financial transactions. C is access to formal financial services in an affordable manner. D is women empowerment and strengthening self-help groups ecosystems, and E is promoting financial literacy and consumer protection। So देखिए एक बार अगर आप इन पांचों स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि ये पांचों ही होनी चाहिए नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट, लेकिन हमें यहाँ पर मार्क करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, राइट। सो जो 3 हमारी इस नेशनल स्ट्रेटेजी में बिल्कुल हैं, जो बिल्कुल रेलिवेंट हैं उससे, उन्हीं को हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो वो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होंगी देखते हैं। सो पहले देखिए दिया गया है ब्रॉडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है। सो ए तो 100% आएगा, तो सेकंड ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। सेकंड है डिजिटाइजेशन एंड सीमलेस फैसिलिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, देखिए ये डायरेक्टली फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है। इसके अलावा एक्सेस टू formal financial services in affordable manner, तो yes this is a part of national strategy for financial inclusion कि जो formal financial services हैं उनका access मिले लोगों को इन अफोर्डेबल मैनर, तो सी भी हमारा यहाँ पर आएगा। इसके अलावा है वुमेन एम्पावरमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इकोसिस्टम, तो ये डायरेक्टली नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट नहीं है। प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यस इट इज पार्ट ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज ACE ओनली। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये, बेस्ड ऑन द जनरल अवेयरनेस, और थोड़े से ट्रिकी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर 2 लिस्ट दी गई हैं। पहली लिस्ट में है एंटरप्रेन्योरशिप थिंकर्स और दूसरी तरफ दिया गया है एंटरप्रेन्योरियल मैनिफेस्टेशंस, यानी कि इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या कहा था, ये हमें यहाँ पर मैच करके बताना है। सो बॉमेल 2002 सबसे पहले दिया गया है। तो देखिए बॉमेल ने क्या कहा था, इसके साथ हम मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 4 को, एंड इट इज इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज इनोवेशन इज ए नेसेसरी इफ फर्म्स वांट टू सर्वाइव। सो बॉमेल ने कहा था कि फ्री मार्केट जो इकोनॉमीज होती हैं वहां पर इनोवेशन नेसेसरी होती है, क्योंकि अगर एक फर्म जो है, अगर कोई भी फर्म है वो सर्वाइव करना चाहती है, तो ये बॉमेल ने कहा था। इसके अलावा हम जिरोस्की एट ऑल 1993 एंड लिपोनेन इनकी बात करें तो इसके साथ हम मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को। इन्होंने कहा था कि इनोवेटिंग फर्म्स आर मोर प्रॉफिटेबल देन द नॉन इनोवेटर्स, क्योंकि जो इनोवेटिव फर्म्स होती हैं वो नॉन इनोवेटर से ज्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं। इसके अलावा टिमन्स एंड स्पिनले 2007, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वे ऑफ thinking, reasoning and acting that is opportunity obsessed, holistic in approach and leadership balance। तो क्या कहा इन्होंने कि entrepreneurship क्या है, इज अ वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ रीजनिंग है, राइट। अपॉर्चुनिटी जब मिले तो एक्ट करना है, होलिस्टिक इन अप्रोच होती है और लीडरशिप बैलेंस्ड होती है। उसके अलावा वर्टन कैलिन, इन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर इज ए मैरिज ब्रोकर बिटवीन व्हाट इज डिजायरेबल फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड व्हाट इज प्रॉफिटेबल फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो एंटरप्रेन्योर को क्या बोला इन्होंने कि एक मैरिज ब्रोकर है, किस चीज के बीच में, कि क्या डिजायरेबल है फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू और क्या प्रॉफिटेबल है फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो ये कहा था बर्टन और कैलिन ने, तो इसलिए जो हमारा राइट मैच बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए काफी ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था ऑन एंटरप्रेन्योरशिप थिंकर और काफी डीप जाके पूछा हुआ था, सो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, हम इसे कह सकते हैं कि काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था और इतना आसान नहीं था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन हमें यहाँ पर दी गई है कि एंटरप्रेन्योरशिप हैज emerged एज ए फोकल पॉइंट ऑफ पॉलिसी इन द मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज, और इसका रीजन दिया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट्स इन जॉब जनरेशन
इनोवेशन एंड प्रमोट सोशल कोहेजन। देखिए जनरल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो जो असर्शन है ये यहाँ पे देखिए कह रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप हैज emerged as focal point of policy in majority of countries, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है, एमर्ज हुआ एज ए फोकल पॉइंट, कि जो भी मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज हैं जो भी अपनी पॉलिसीज बनाती हैं, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती हैं, वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप उनके सेंटर में कहीं ना कहीं रहता है। सो बिल्कुल ये सही बात है, और इसका रीजन दिया हुआ है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कंट्रीब्यूट करता है जॉब क्रिएशन में, इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होती है, इनोवेशन प्रमोट होती है इकोनॉमी में, और सोशल कोहेजन को भी ये प्रमोट करता है। राइट, सोशल डिस्पैरिटीज भी दूर होती हैं। तो ये रीजन दिया गया है इस असर्शन का। तो देखिए रीजन भी बिल्कुल सही है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। देखिए सिंपल, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग अगर पता है, सिंपल एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट पता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, और ये क्लास में भी यहाँ पर कवर्ड था। Next question is sequence the following steps in the preparation of a versatile and seasoned business plan। So देखिए हमें बिजनेस प्लान के जो स्टेप्स हैं उन्हें सीक्वेंस में लगाना है। बोला जा रहा है कि जो versatile और seasoned बिजनेस होता है उसके लिए जो प्लान बनेगा उसके स्टेप को सीक्वेंस में लगाओ। राइट, सो यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। इंडस्ट्री एंड मार्केट एनालिसिस, बी इज ऑपरेशंस मार्केटिंग प्लान एंड फाइनेंसिंग, सी इज कंपनी एंड मैनेजमेंट टीम प्रोफाइलिंग, डी इज रिस्क एंड कॉन्टेंजेंसी एनालिसिस, एंड ई इज एग्जीक्यूटिव समरी। तो देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो जनरल हम बिजनेस प्लान की बात करते हैं वही है, लेकिन यहाँ पर टर्म इन्होंने इस्तेमाल कर दी है वर्सेटाइल एंड सीजन बिजनेस प्लान। तो सबसे पहले क्या आता है, अगर हम बिजनेस प्लान की बात करें उसका जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वी हैव एग्जीक्यूटिव समरी। राइट, सबसे पहले हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इतना भी देखिए अगर आपको यहाँ पर पता है तो आंसर आ जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। एक ऑप्शन बच गया एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ई के बाद आएगा सी एंड दैट इज कंपनी एंड मैनेजमेंट टीम प्रोफाइलिंग। राइट, देन वी हैव इंडस्ट्री एंड मार्केट एनालिसिस। इसके बाद हमारा आ जाएगा ऑपरेशंस मार्केटिंग प्लान एंड फाइनेंसिंग, एंड डी इज रिस्क एंड कॉन्टेंजेंसी प्लान हम लास्ट में यहाँ पर बनाते हैं। तो सिर्फ एक चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए थी कि एग्जीक्यूटिव समरी सबसे पहले आती है, ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाता। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए ये क्लास में भी कवर था, एलिमेंट ऑफ ए बिजनेस प्लान, ये स्टार्ट होता है एग्जीक्यूटिव समरी से। तो अगर इतनी ये चीज आपको यहाँ पर पता थी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया जो यूजीसी नेट मैनेजमेंट 2023 में पूछे गए थे। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।